प्रकाश के बहुचयनात्मक प्रश्न और उनके उत्तरों को समझेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, अपने बोर्ड परीक्षा में बहुचयनात्मक प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिनमें 4 ऑप्शन होते हैं, क, ख, ग, घ, ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे। ठीक है, इनकी जगह अ, ब, स, द भी हो सकता है। ठीक, अ, ब, स और द, जिन्हें वैकल्पिक प्रश्न भी कहते हैं, ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं। तो फिर आप कहोगे तो हमें ये प्रश्न क्यों पढ़ने पड़ रहे हैं? देखिए, ऐसा इसलिए है, आपको यहां ऑप्शन तो नहीं मिलेंगे 4, लेकिन प्रश्न तो ये है ही, ये प्रश्न बन सकता है बोर्ड परीक्षा में आपके लिए। ठीक है, और बोर्ड परीक्षा में प्रश्न किताब के अंदर से भी, पाठ के अंदर से भी आ सकता है, और पीछे तो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं वहां से भी पूछा जा सकता है। इसलिए हमें इनको ध्यान से समझना होगा। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन आपको ये ऑप्शन दिए हुए नहीं होंगे, हमें इनका उत्तर लिखना होगा। ठीक है, इसलिए अपन इसको समझ रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। निम्न में से कौन से दर्पण में वरहद दृष्टि क्षेत्र दिखेगा? देखो, दर्पण की बात कर रहा है। दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण में एक पारदर्शी कांच होता है, और उसकी अगर एक सतह पर पॉलिश कर दी जाए तो दर्पण बन जाएगा। और दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोले दर्पण। तो यहां पर ये जो प्रश्न आ रहा है, ये इसमें ऑप्शन दिए गए समतल दर्पण का भी है, और गोले दर्पण के 2 प्रकार हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, उनसे भी इनके ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए, यहां प्रश्न ये है कि वरहद दृष्टि क्षेत्र दिखेगा। वरहद दृष्टि, वरहद का मतलब होता है बड़ा, और दृष्टि का मतलब जिसको अपन देख सकते हैं, दिखाई देने वाला। ठीक है, यानी कि हमें ऐसा दर्पण हमको बताना है जिसमें अपन एक बड़ा क्षेत्र देख सकते हैं। तो वो हमें उत्तल दर्पण में देख सकते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण में क्या होता है? उत्तल दर्पण में ये इस प्रकार से एक दर्पण का, गोले दर्पण का भाग है, और उसके अंदर की सतह पे पॉलिश की होती है। ठीक है, ये इसकी मुख्य अक्ष है। तो उत्तल दर्पण में हम एक बड़ा क्षेत्र देख सकते हैं, यहां पर एक बहुत बड़ा एरिया हम देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा उत्तल दर्पण। तो आप कहोगे सर ये कैसे है? देखो, उसको किताब में अपन समझे तो अपनी किताब के अंदर जो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का एक टॉपिक दिया हुआ है, और उसमें यहां लिखा हुआ भी है कि उत्तल दर्पण वस्तुओं का सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, साथ में ही एक वरहद दृश्य क्षेत्र को दिखा सकते हैं। अतः उत्तल दर्पणों का उपयोग वाहनों में पश्च दृश्य दर्पणों एवं पार्श्व दर्पण की तरह किया जाता है। देखिए, मोटर गाड़ियों में हमारे जो साइड मिरर होता है, जिसको अपन रियर व्यू मिरर भी कहते हैं, दाएं बाएं जो मिरर लगे होते हैं मोटरसाइकिल पे, स्कूटी पे, या बस में, या कार में, तो वो दर्पण क्या करते हैं? पीछे का जो दृश्य है वो एक बड़ा दृश्य होता है, बड़ा क्षेत्र होता है, पूरी सड़क हमें उस दर्पण में दिखाई देती है। तो ये हमें एक वृहद दृश्य क्षेत्र, एक बड़ा क्षेत्र को दिखा सकता है। कौन? उत्तल दर्पण। ठीक है, इसीलिए इनको मोटर गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये तो बात हुई इसकी पहले प्रश्न की। दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। देखिए, प्रकाश का जो वेग है, स्पीड है, वो सबसे ज्यादा होता है निर्वात में। ठीक है, और थोड़ा सा डीपली और जाए तो इसमें क्वेश्चन बनता है कि कितना होता है। तो निर्वात में होता है, इसको याद कर लीजिए आप, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि 1 सेकंड में प्रकाश की किरण जो है वो 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, दूसरा आपको याद करना, पानी में होता है 2.25 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, यानी थोड़ा वेग कम हो जाएगा पानी के अंदर। ठीक है, और कांच में स्पीड और कम हो जाएगी, 5 में होता है 2 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, ये प्रकाश का वेग होता है। तो सबसे अधिक स्पीड होती है निर्वात में, कितनी? 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये आपको याद रखना है, तीनों को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों। चलिए फिर अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है, किस प्रभाव के कारण टंकी के पेंदे पर रखा सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है?
देखो यहाँ टंकी जो है वो पानी से भरी हुई है, ठीक है, खाली टंकी की बात नहीं कर रहा। खाली टंकी में तो जहां पर है वहीं अपन को दिखाई देगा, लेकिन यदि टंकी पानी से भरी हुई है, जैसे मान लीजिए ये बर्तन है और ये पानी से भरा हुआ है, इसमें पानी है और यहाँ कोई वस्तु या सिक्का रखा हुआ है, ठीक है, तो ये हमें थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। ठीक है, अपने इस पाठ में प्रकाश की जो परिघटनाएं हो, तीनों परिघटनाएं हैं, प्रकाश का परावर्तन भी है, प्रकाश का अपवर्तन भी है और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी है। परंतु यहाँ पर क्वेश्चन है कि टंकी के पेंदे में रखा हुआ सिक्का जो है थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, या आधी डूबी हुई छड़ हमें मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो ये सारी परिघटनाएं जो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती हैं। ठीक है, इसके लिए हमने अलग से वीडियो डाल रखा है, उसको भी आप देख सकते हो। अपवर्तन के लिए इनके जो उदाहरण हैं उनकी वीडियो अपने डाल रखे हैं। यदि एक दर्पण की फोकस दूरी +60 सेमी है, देखो यहाँ प्लस जो है ना, ये बहुत बड़ा रोल है इसका, प्लस का, प्लस और माइनस का, वो अपन समझेंगे। तो यह दर्पण कैसा होगा? तो देखिए, दर्पण का मतलब है एक सतह पे पॉलिश कर रखी है, और मोस्टली जो बात होती है वो यहाँ पर प्लस माइनस की अगर जो बात हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये अपने गोल दर्पण की बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि जो समतल दर्पण है उसकी जो फोकस दूरी होती है वो तो अनंत होती है, तो फोकस दूरी समतल दर्पण की 60 तो हो ही नहीं सकती, ये ऑप्शन तो कट गया यहां से। ठीक है, रही बात उत्तल और अवतल की, अपने सिलेबस में दो ही हैं, अवतल और उत्तल, इनको अपन देखें तो देखिए, समझिएगा ध्यान से। मैं यहां पर बना रहा हूं अवतल दर्पण, पहले जो इधर लिखा हुआ है। अवतल दर्पण में क्या है कि इस प्रकार से ये कोई गोलीय कांच का एक भाग है और इसके बाहरी सतह पे पॉलिश कर दी, तो ये बन गया अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण की प्रकाश की किरणें जब इससे टकराती हैं तो ये फोकस बिंदु से गुजरेंगे इधर से। तो अवतल दर्पण का जो फोकस बिंदु होता है, जो फोकस दूरी होती है, वो कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के बाईं तरफ है, और बाईं तरफ की जो दूरियां होती हैं वो नेगेटिव होती है, माइनस वाली होती है। ठीक है, अब बात करेंगे अपन उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण जो है वो इस प्रकार से होता है, इसके अंदर की सतह पे पॉलिश होती है। ठीक है ना, पॉलिश हमेशा दाएं तरफ की जाती है, इधर की जाती है। इधर की दूरियां तो होती है नेगेटिव, और इधर की दूरियां जो होती है वो होती है पॉजिटिव, प्लस वाली। तो यहां पर जब प्रकाश की किरणें, ये मुख्य अक्ष है, इस पर आती हैं तो ये दूर दूर फैलाता है उन किरणों को और पीछे की ओर बढ़ाते हैं पर इधर। तो ये फोकस बिंदु इसको यहां माना गया है, इस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो ये फोकस दूरी इसकी इधर होती है, प्लस की होती है। तो यहां +60 का मतलब, ये प्लस का मतलब है उत्तल दर्पण। ठीक है, और माइनस अगर होता तो होता अवतल दर्पण। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलिए फिर अपन आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। एक समतल दर्पण की फोकस दूरी, देखो अभी मैंने बताया था समतल दर्पण बिल्कुल समतल, ऐसे का समतल होता है, और इसके अंदर अपने पॉलिश कर दी सोलर नाइट्रेट, ठीक है, अर्धत पॉलिश इसको कहते हैं। तो फोकस दूरी का मतलब फोकस बिंदु से जो दूरी होती है ध्रुव की, वो फोकस दूरी कहलाती है। परंतु यहां पर फोकस बिंदु नहीं होता, क्यों? क्योंकि समतल दर्पण में जो प्रकाश की किरणें आती हैं तो वो जिस एंगल पे आपतित होती हैं, जिस कोण पे, उसी कोण पर परावर्तित हो जाती हैं। ठीक है, यानी कि किसी फोकस बिंदु पे मिलती नहीं है, इसलिए उसका फोकस बिंदु नहीं होता। और फोकस बिंदु जो है वो उसका क्या माना गया है, फोकस दूरी इसकी अनंत मानी गई है, बहुत ज्यादा दूर मानी गई है, अनंत। इसका आंसर क्या होगा? सही, अनंत होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक उत्तल दर्पण में सदैव प्रतिबिंब बनेगा। देखिए, उत्तल दर्पण जो है उसमें सदैव प्रतिबिंब जो है वो आभासी और सीधा बनता है। अब आप कहोगे सर ये अपने, देखिए आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें अपन देखें उत्तल दर्पण, तो आप यहां देखोगे दर्पणों की जो अवतल और उत्तल दर्पण के अपन ने अलग से वीडियो भी डाल रखे हैं कि प्रतिबिंब कहां कहां बनते हैं। ये रहा उत्तल दर्पण में टेबल है। ठीक है, चाहे वस्तु अनंत पर हो या अनंत के अलावा कहीं पर भी हो, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है दोनों कंडीशन के अंदर। ठीक है ना, इसमें दो ही कंडीशन है। तो आप यहां डायग्राम में भी दिखाया गया है कि अनंत के ऊपर है तो अनंत पे प्रकाश की किरणें आती हैं, ये दूर दूर फैलाता है, पीछे की ओर बढ़ाते हैं, तो यहाँ फोकस बिंदु पे मिलता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, तो आभासी और सीधा होगा। और दूसरी कंडीशन है कि कहीं पर भी हो, कहीं पर भी हो तब भी क्या होगा, यहाँ पर प्रतिबिंब जो है वो इधर ही बनेगा। ठीक है, इधर जो बनता है वो कैसा होता है, आभासी और सीधा होता है। जो सीधे होते हैं वो आभासी होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, एक लेंस की क्षमता। अब देखो लेंस की बात कर रहा है, ठीक है, और लेंस अपने यहां पर उत्तल लेंस और अवतल लेंस, ये उत्तल लेंस है
ठीक है, और इधर बना रहा हूं मैं ये अवतल लेंस है। क्लियर? तो ये जो लेंस की क्षमता प्लस 2 डायोप्टर है, तो डायोप्टर जो है वो इसकी क्षमता का मात्रक है। डायोप्टर किसी लेंस की कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है, उसकी पावर कितनी है, वो डायोप्टर में मापते हैं। तो यहां देखिएगा, सीधी सी बात है, ये जो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की प्रकाश की किरणें इधर से आती हैं और ये फोकस बिंदु पे मिलती हैं। ठीक है, तो इधर की दूरियां तो क्या होती है, प्लस की होती है, फोकस दूरी जो प्लस की होती है। ठीक है, परंतु ये जो अवतल लेंस है, इसमें प्रकाश की किरणों को दूर दूर फैलाता है इधर। तो ये अपन इसको अपन इसको अंदर से फिर इधर फैलाता है ये, ठीक है ना, अपवर्तन हो रहा है, गुजर जाएंगे और इनको पीछे की ओर बढ़ाएंगे इधर। तो पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो फोकस बिंदु यहां पर होता है और फोकस दूरी इधर होती है जो कि नेगेटिव होती है। तो कहने का मतलब यहां, तो अगर ये पूछ लिया जाए कि ये कौन सा लेंस है, तो ये लेंस कौन सा होगा, इसकी फोकस दूरी प्लस लिखा है, तो प्लस का मतलब ये उत्तल लेंस है। दूसरी बात, यहां पर ये लेंस सूत्र होता है, लेंस क्षमता P बराबर 1/f, लेंस की पावर का जो सूत्र है वो है P पावर यानी कि क्षमता 1/f, f फोकस दूरी मीटर में मापते हैं। तो यहां पर P का मान अपन को 2 दे दिया, तो अपन लिखेंगे 2 बराबर 1/f। ठीक है, यानी कि ये 2 तो मान दिया हुआ है, ये रहा 2 बराबर 1/f। तो f याद करना, तो f को यहां ले आएंगे, 2 को यहां ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, f बराबर 1/2। 1 में 2 का भाग जाता नहीं है, तो अपन यहां इसमें दशमलव लगा देंगे और 2 पंजू 10, तो 0.5 हो गया। तो 0.5 मीटर, इसको मीटर में मापते हैं हमेशा। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो दूर दृष्टि दोष। देखो, दृष्टि दोष अपने सिलेबस में हटा दिए गए हैं, अपन को दृष्टि दोष बिल्कुल भी नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, इनमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए कि प्रतिबिंब वास्तविक एवं बिंब के आकार का बने। ठीक है, वास्तविक और बिंब के आकार का। तो देखिए, इसके लिए आपको बता दूं मैं कि अपन लेंस की बात करें तो लेंस में अपन ने उत्तल लेंस की बात की थी, तो वहां अलग अलग कंडीशन में पढ़ा था। ये इस कंडीशन की बात कर रहा है, इस स्थिति की बात कर रहा है। ठीक है, तो पहले अपन क्वेश्चन को एक बार दोबारा देखते हैं ताकि आपके समझ में आ जाए कि वस्तु के बराबर एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, याद रखिए, देखते हैं, ये रहा फोकस बिंदु, ये फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। क्लियर? अगर फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो यहां पर ये जो बिंदु है वक्रता केंद्र सी, या जिसको 2f कहते हैं, ये कितना होगा, ये 30 सेंटीमीटर होगा। इधर भी ये फोकस दूरी बराबर होगी 15 सेंटीमीटर, और ये बिंदु जो है सी, ये 30 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो वस्तु को ये बता रहा है कि कहां रखें कि वस्तु का प्रतिबिंब उसकी वस्तु के बराबर बने। तो वक्रता केंद्र पे जब भी वस्तु रखी जाती है तो प्रतिबिंब की साइज उसके बराबर होती है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन था अपना वो ये था कि बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए कि प्रतिबिंब वास्तविक और वस्तु के आकार का बने, वस्तु यानी कि बिंब, ठीक है ना, बिंब के आकार का बने। तो कहां रखेंगे, वक्रता केंद्र पे रखेंगे, और वक्रता केंद्र जो है वो कितना होगा, फोकस दूरी का दुगुना होता है। यानी कि फोकस दूरी यदि 15 सेंटीमीटर है तो ये क्या होगा, उसका दुगुना होगा। कैसे, अभी मैंने बताया, फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो वक्रता केंद्र जो है दूरी कितनी होती है, दुगुनी होती है, यहां से 30 सेंटीमीटर होती है हमेशा। ठीक है, यहां से यहां दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो फोकस बिंदु जो है वो 15 सेंटीमीटर है। सेम इधर ये 15 सेंटीमीटर और ये वक्रता केंद्र की दूरी है 30 सेंटीमीटर है, कुल दूरी यहां से यहां तक की। क्लियर? तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 30 सेंटीमीटर। कितना होगा, 30 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। अंतिम क्वेश्चन जो है वो क्या है, अंतिम क्वेश्चन है, एक 20 सेमी फोकस दूरी के अवतल लेंस, अब अवतल लेंस की बात कर रहा है, जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, लेंस के सम्मुख बिंब अनंत पर रखा है। कहां रखा है, वस्तु अनंत पर रखी है। तो आभासी प्रतिबिंब की लेंस से दूरी कितनी है। देखिए, इसमें जो अवतल लेंस है उसमें जो प्रतिबिंब बनते हैं वो आभासी बनते हैं। जैसे अवतल लेंस ये है, ठीक है ना, इस प्रकार से ये अवतल लेंस, और ये प्रकाश की किरणों को दूर दूर फैलाता है इस प्रकार से। ठीक है ना, पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो प्रतिबिंब हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा, ऊपर बनेगा वो सीधा होगा, और असीधा जो होगा वो आभासी होगा। ठीक है, आभासी और सीधा हमेशा एक साथ नाम आएगा। तो यहां पर इसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है,
तो देखिए इसकी फोकस दूरी जो है वो इधर मानी जाएगी, ठीक है ना। ये कितनी है 20 सेंटीमीटर, और इसके सम्मुख बिंब अनंत पे रखा है। कहां रखा है? अनंत पे, ठीक। तो अनंत पे वस्तु रखी होती है तो हमेशा प्रतिबिंब फोकस बिंदु पे बनता है, चाहे दर्पण हो, लेंस हो, कोई सा भी लेंस हो और कोई सा भी दर्पण हो, अनंत पे अगर वस्तु है तो फोकस बिंदु पे बनेगा हमेशा, ये आपको याद रखना है। तो कहां है? अनंत पर है, तो फोकस बिंदु पे बनेगा, तो फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब की दूरी भी कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर अपन इसको अपने डायग्राम में देखें तो देखिए, आपको देखते हैं ये वाली बात कर रहा है, ठीक है। ये अवतल लेंस है और ये अनंत पे है, और इसकी ये फोकस दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर। तो अनंत पे वस्तु है तो प्रतिबिंब जो है वो प्रकाश की किरणों को दूर दूर फैलाता है बाहर की ओर, पीछे की ओर बढ़ाते हैं डॉट डॉट करके इनको, ऐसे डैश डैश करके, तो ये फोकस बिंदु पे बनता है। तो फोकस दूरी कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर। यानी कि दर्पण वस्तु तो अनंत पे है लेंस से, और लेंस से वस्तु की जो प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वो 20 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है कि आभासी प्रतिबिंब की दूरी, जो प्रतिबिंब बना है वो आभासी बना है, लेंस से दूरी कितनी होगी उसकी? 20 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकस बिंदु पे होता है तो फोकस दूरी और दर्पण से वस्तु की, लेंस से वस्तु की दूरी बराबर होगी, 20 सेंटीमीटर होगी। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने इस पार्ट के जो बहुचयनात्मक प्रश्न हैं उनको समझा, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन अपने परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, परंतु यहाँ ये ऑप्शन जो है चार चार जो ऑप्शन दिए गए हैं ये परीक्षा में आपके नहीं होंगे, आपको डायरेक्ट इसका उत्तर लिखना होगा, ठीक है। ऐसे प्रश्न आपको जरूर ध्यान से समझना है, और अगले वीडियो में हम इस पार्ट के जो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न हैं उनको समझेंगे। धन्यवाद।